नमस्कार, हिमाचल समाचारों में आपका स्वागत है। अरुण धूमल के वीरभद्र पर हो रहे लगातार हमलों के बीच आखिरकार विक्रमादित्य सिंह अपने पिता के बचाव में आज मैदान में आ ही गए। वीरभद्र के बचाव में बोलते हुए विक्रमादित्य ने कहा कि उनकी और वीरभद्र पर कई तरह के आरोप लगते रहे हैं जिनका कोई आधार नहीं है। विक्रमादित्य ने अरुण धूमल पर निशाना साधते हुए कहा कि वो प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। उनके साथ ही विक्रमादित्य ने अरुण धूमल को पंचायत का चुनाव लड़ने की चुनौती भी दे डाली। उन्होंने कहा कि इस तरह के झूठे बयान और व्यक्तिगत टिप्पणियां करना आज की राजनीति में शोभा नहीं देता। उनके ऊपर चलाया और हर बारी वो जो है बाइज्जत बरी होकर सेशन ट्रायल से फेस कर बाहर पाक साफ निकल कर आए हैं। और मैं आपको आश्वासित कर सकता हूं कि इस बारी भी जो ये झूठे आरोप उनके ऊपर लगा रहे हैं उससे हम पाक साफ निकल कर बाहर आएंगे। और ये केवल और केवल लोगों को एक किस्म से डाइवर्जनरी टैक्टिक्स है, लोगों का ध्यान बटाने के लिए ये काम किया जा रहा है। आज विपक्ष मुद्दाहीन है और बिना मुद्दे के वजह से आज ऐसे आरोप, निराधार आरोप आज वीरभद्र सिंह जी की स्वच्छ छवि पर लगाने की कोशिश की जा रही है, जिसका युवा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह ने राहुल गांधी की धर्मशाला रैली में युवाओं के जुटने का विश्वास जताया है, जबकि अरुण धूमल के आरोपों को निराधार बताया है। तो वही टिकट के बंटवारे को लेकर साफ किया है कि हाईकमान जिस भी उम्मीदवार को टिकट देगी, कांग्रेस पार्टी उसके साथ है। एक और अरुण धूमल शिमला में पत्रकार वार्ताएं कर वीरभद्र एवं उनके परिवार पर आरोप लगा रहे हैं। आइए इन आरोपों में कितनी सत्यता है इसे जानने के लिए आज बात करते हैं विक्रमादित्य सिंह से और इनसे जानते हैं कि किस तरह के आरोप लग रहे हैं और इस पर इनका क्या कहना है। विक्रमादित्य जी, आपका न्यूज़ में स्वागत है। थैंक यू। हम आपसे जानना चाहेंगे कि अरुण धूमल जिस तरह आरोप लगा रहे हैं आपके परिवार को लेकर और कुछ इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, अरुण धूमल जी, ये उनकी बड़ी एक सोची समझी षड्यंत्र है। जिस तरीके से उन्होंने फिर से वीरभद्र सिंह जी की स्वच्छ छवि पर छीटाकशी करनी शुरू करी है। पूर्व में भी उन्होंने ऐसा किया। 1 महीने पहले भी उन्होंने न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से कई यहाँ पर पत्रकार वार्ता करी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी, कई आरोप लगाए। मगर जब प्रदेश की जनता ने उनका समर्थन नहीं किया, तब उन्हें मजबूरन तौर पर दिल्ली जाना पड़ा और वहाँ पर जो है वहाँ के राष्ट्रीय नेताओं से भाजपा के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई। इसका काफ़ी भाजपा ने इसका राजनीतिकरण करने की कोशिश करी। जगह जगह पर इस पे भाजपा के लोगों ने इसका विरोध किया और हमने देखा कि जिस तरह से इसे वीरभद्र सिंह जी ने उनके ऊपर मानहानि का दावा किया और उन्होंने ये बात सीधी तौर से कही है मुख्यमंत्री महोदय ने कि अगर कुछ भी इनको गलत लगता है, अगर कुछ भी इसमें डेफिशिएंसी लगती है, जो भी वो आरोप लगा रहे हैं, दे हैव ऑल द राइट इन द वर्ल्ड कि वो प्रदेश में जो लोकायुक्ता है उसमें जाकर ये आरोपों को दे सकते हैं। मगर जिस तरह से बार बार कंटिन्यूसली एवरी डे यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई जा रही है, जिस तरह से बिना मतलब के बयान और जो है आंकड़े प्रेस के माध्यम से लोगों के बीच दिए जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये केवल और केवल राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए धूमल साहब और उनके सुपुत्र ये षड्यंत्र रच रहे हैं। खास करके मैं ये चीज़ पूछना चाहूँगा, पूर्व में भी मैंने पूछी है कि उन्हें सिर्फ ये केवल ये जो मुद्दे हैं सिर्फ इलेक्शन के समय में ही क्यों याद आते हैं। पूर्व में भी जब 2012 के विधानसभा के चुनाव होने थे, उस समय भी ऐसे मुद्दे उन्होंने उठाए। जेटली साहब उस समय शिमला आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी और उसके बाद प्रदेश की जनता ने वीरभद्र सिंह जी का और कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया और हमारी प्रदेश में सरकार बनी है। आज फिर से जब लोकसभा के चुनाव पास आते नज़र आ रहे हैं, फिर से ऐसे षड्यंत्र धूमल साहब और उनके सुपुत्र रच रहे हैं। और दुखद बात तो ये है कि अभी जो बजट सत्र विधानसभा में हुआ है, उसमें भी उन्होंने न केवल
व्यक्तिगत तौर पर मगर पूरी भारतीय जनता पार्टी को हाईजैक किया। भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास के मुद्दे उन्होंने अपने क्षेत्र के लोगों की विधानसभा में उठाने थे, उससे उन्हें वंचित किया, प्रदेश की जनता को उससे वंचित किया और अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, अपने परिवार के इंटरेस्ट के लिए, अपने परिवार के हित को आगे रखते हुए उन्होंने प्रदेश की जनता को जो धोखाधड़ी करी है, उस चीज़ का हम कट्टर विरोध करते हैं और उसकी हम निंदा करते हैं। कुछ पन विद्युत परियोजनाओं की ये बात कर रहे हैं जिन पे इनका कहना है कि इनको ज़ोर से ज़्यादा फेवर किया गया है, इन के बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, इसमें बड़ी सिंपल बात है। इसमें ये लोग सिर्फ फैक्ट्स को तोड़ मोड़ कर लोगों के सामने ला रहे हैं। मैं इनसे सिर्फ 3 बेसिक सवाल पूछना चाहूँगा। सबसे पहले, इस प्रोजेक्ट को अलॉट किसने किया? इस प्रोजेक्ट को अलॉट धूमल साहब की सरकार में, जो उनकी सरकार 1998 से 2002 तक थी, 3 तक थी, उसमें इस प्रोजेक्ट को अलॉट किया गया। उन्होंने ही इस प्रोजेक्ट को आवंटन किया। उसके बाद जो चंद्रशेखर की जो फर्म थी वेंचर एनर्जीज एंड प्राइवेट लिमिटेड, वो सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने वापस प्रदेश सरकार को ये बोला कि इसे रिस्टोर किया जाए, तो उनकी अनुमति पे इसको हमने रिस्टोर किया। और उसके बाद जहाँ तक ये किसी वैद्य की बात कर रहे हैं जो रिटायर्ड चीफ इंजीनियर है, तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि जिस समय उन्होंने अपनी नोटिंग दी है, दैट टाइम ही वाज इन सर्विस, ही वाज इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के वो उस समय इंजीनियरिंग चीफ थे। अगर आज भाजपा की सरकार है या कांग्रेस की सरकार है, हम अगर कोई काम करते हैं, अगर सरकार बदलती है, तो निश्चित तौर से काम तो चलते रहता है। उसी तरीके से अगर इंजीनियरिंग चीफ ने अगर कोई नोटिंग दी है, तो वो जब रिटायर भी हो गए, तो जो उन्होंने ऑब्जर्वेशंस एज इंजीनियरिंग चीफ दिए हैं, वो तो ऑब्वियसली ऑन रिकॉर्ड रहेंगे। तो इस चीज़ का राजनीतिकरण करने की कोशिश की जा रही है। और अगर उनको लगता ही था कि इसमें अगर कोई गलती थी या इसमें अगर कोई गलत रूप से या गलत सोच से अगर कोई काम किया गया है, तो उसके बाद धूमल साहब की सरकार फिर से प्रदेश में आई 2007 से लेकर 2012 तक। अगर उनको सही मायने में लगता था, तो उन्होंने फिर से इसे एक्सटेंशन क्यों दिया? उन्होंने इस पे FIR क्यों नहीं किया? इस पे कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? ये चीज़ें मैं उनसे पूछना चाहूँगा। वो सिर्फ वही फैक्ट्स अरुण धूमल जी लोगों के बीच लाते हैं जो उन्हें सूट करता है। तो इस तरह से ये फैक्ट्स ट्विस्ट करके जो लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हिमाचल के लोग जो है बड़े पढ़े लिखे हैं, समझदार लोग हैं, और जो ये जलंधर के लोग हैं, धूमल साहब या उनका परिवार जो जलंधरी है, उन लोगों की जो ये भाषा और उन लोगों का जो ये चरित्रहीन करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से ये बोल रहा हूँ कि हमने ये चीज़ ठान ली है कि हमने इन लोगों के साथ बोथ पॉलिटिकली और लीगली फाइट करना है। पूर्व में भी धूमल साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी। पहली बारी मुख्यमंत्री बने तो सागर कथा का केस वीरभद्र सिंह जी के ऊपर चलाया, दूसरी बारी मुख्यमंत्री बने तो CD कांड उनके ऊपर चलाया। दोनों बात वो सेशन ट्रायल गए और उन्होंने ट्रायल फेस किया और वहाँ से बाइज्जत बरी होकर आए हैं। इस बारी भी हम ये निश्चित तौर से ये बात कह सकते हैं कि हम निश्चित तौर से जिस भी कोर्ट ऑफ लॉ में जाना चाहते हैं, वहाँ पे ये जाए और वहाँ से हम पाक साफ निकल कर बाहर आएंगे। ये तो बात हुई राजनीतिक आरोपों की। अब हम बात करना चाहेंगे आपसे युवा कांग्रेस को लेकर, युवा को लेकर कि जैसे भाजयुमो ने कैंपस प्रोग्राम अपने चला रखे हैं, आगामी चुनावों को देखते हुए युवा किन प्रोग्राम्स को लेकर आ रही है जिससे युवा जो हैं वो इस चुनावों में आगे आएँ या कांग्रेस को सपोर्ट करें? देखिए, युवा कांग्रेस जो है, हमने अभी पीछे एक बहुत बड़ा रैली वहाँ पे हमीरपुर में की थी, जहाँ पे हमने ये बात करी थी युवा कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते कि हम पूरे प्रदेश में एक जनसंपर्क अभियान चलाएंगे और एक अभियान जिसका नाम होगा युवा कांग्रेस आपके द्वार, जो हर जगह प्रदेश के हर पंचायत में, प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर पदयात्रा करेगी। वहाँ के युवाओं को प्रदेश सरकार से, वहाँ के युवाओं को जिला प्रशासन से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। और इस पे हमने एक रूपरेखा हमीरपुर पार्लियामेंट्री क्षेत्र की बना भी ली थी, जिसका हमने आगमन अभी पिछले 24 तारीख से करना था, मगर क्योंकि अभी राहुल गांधी जी की रैली 8 मार्च को तय की गई है धर्मशाला में, उसकी वजह से थोड़ा हमारा प्रोग्राम जो है पोस्टपोन हो गया है। मगर उसके चलते अभी आज मैं हमीरपुर जा रहा हूँ। शाम को मैं कांगड़ा में युवा कांग्रेस की मैंने मीटिंग करनी है, जिसमें हमने उनकी जो रैली होनी है उसे एक ऐतिहासिक रैली बनाना है, सही मायने में, जिसमें हिमाचल के लोग आए और हिमाचलियों की रैली हो। अभी पीछे जो सुजानपुर में रैली हुई है,
मोदी जी की, उसमें हमें बताया गया है कि बाहर से उसमें पंजाब से और हरियाणा से उसमें लोग लाए गए, जो लगते हुए पठानकोट का क्षेत्र है, होशियारपुर का क्षेत्र है, वहाँ से उसमें लोगों को लाया गया। इस बारी हमने जो रैली धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में करनी है, उसमें यूथ कांग्रेस का एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा, क्योंकि राहुल गांधी जी एक युवा नेता है और हम चाहते हैं कि जो भी उन्होंने आज यूपीए सरकार ने विकास के कार्य किए हैं, खास करके युवाओं को आगे लाने के लिए, और ख़ास करके जो अभी 1 रैंक 1 पेंशन का जो यूपीए सरकार ने दी है, इसका हम उनको इस रैली के माध्यम से धन्यवाद करना चाहते हैं। और उसमें एक मास मोबिलाइजेशन युवा कांग्रेस की ओर से, और कम से कम 15-20 हज़ार लोग तो हम इसमें कम से कम यूथ कांग्रेस के ही पूरे प्रदेश से लाएंगे। ये थी विक्रमादित्य सिंह से विशेष बातचीत, जिसमें इन्होंने कहा कि अरुण धूमल केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए ही आरोप लगा रहे हैं और इसमें कोई सत्यता नहीं है। कैमरामैन शिव के साथ डे नाइट न्यूज़ के लिए मंडी से अंकुश सूद। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में टीसीपी यानी कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट को लागू करने को लेकर जहां ग्रामीणों के साथ मिलकर बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर इस एक्ट का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के नेता इस एक्ट के जिम्मेदार बीजेपी नेताओं को ठहरा रहे हैं। टीसीपी को लेकर राज्य की दोनों बड़ी पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी अब जनता के पास जाने की बात कर रहे हैं। टीसीपी एक्ट को लेकर अब राजनीति भी गरमाने लगी है। टीसीपी यानी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग पर राज्य की दोनों बड़ी पार्टियां जनता के हित की बात कर रही हैं, जिसके लिए भाजपा कार्यकर्ता ग्रामीणों के साथ मिलकर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कांग्रेस के नेता टीसीपी का ठीकरा भाजपा के सर फोड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी ना विधानसभा में जाती है, बाहर जो है वो उल्टे प्रोपेगेंडे करने के लिए जो है ये जो है वो राजनीतिक दृष्टि से कुछ इश्यूज को उठा रहे हैं। ये मैं कहना चाहूँगा कि जिस ढंग से ये कोई धरने देने की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि नहीं जी ये तो कांग्रेस पार्टी ने बड़ा अन्याय कर रखा है, उनका जो कच्चा चिट्ठा है ये मेरे पास ये पड़ा हुआ है, जो उन्होंने प्रपोजलें भेजी है, उन्हीं प्रपोजलों के बेस पे मौजूदा सरकार ने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के अधीन जो है वो इस एरिया को लाया है। पर मैं ये कहना चाहूँगा कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। टीसीपी को लेकर कांग्रेस भले ही पूर्व की भाजपा की सरकार पर टीसीपी को लाने का आरोप लगा रही हो, लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अगर कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियां इस एक्ट का विरोध कर रही हैं, तो इसे लागू कौन करना चाहता है? हमने पहले विरोध किया था और आज भी मैं कह रहा हूं कि इन गांवों को टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के अधीन लाना, ये मैं कहूँगा लोगों के इंटरेस्ट में नहीं है, क्योंकि जो बकरी पालक या जो वहाँ पे भैंस पालक लोग हैं, जो किसान है बेचारे, जो है जहाँ पे ना ट्रैक्टर चल सकता है, ना वहाँ पे रास्ते हैं, ना वहाँ पे सड़कें हैं, उन गाँव को अगर मान लो आप टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट के अधीन लेके आएंगे, तो उससे ये होगा कि लोगों ने अगर मान लो अपना गोड़ भी बनाना है, पशुओं के लिए जगह भी बनानी है, तो वो भी आपको जो है वो नक्शे अप्रूव कराने पड़ेंगे, विच इज़ अगेंस्ट द विशेस ऑफ द पीपल, और लोगों के इंटरेस्ट में बात नहीं है। तमाम राजनीति के बाद अगर टीसीपी लागू भी हो जाती है, तो ग्रामीणों को घर बनाने के लिए शहरों की तरह टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से नक्शा पास करवाना होगा। यही नहीं, अगर किसी किसान ने पशुशाला का निर्माण करना होगा तो भी उन्हें नक्शा बनवा कर देना होगा। बिलासपुर से विजय भारद्वाज के साथ मनोज राठी, डे नाइट न्यूज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद ने मंडी में 200 बिस्तर के मातृ शिशु अस्पताल का आज उद्घाटन कर दिया। खराब मौसम के कारण केंद्रीय मंत्री ने मंडी से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से टांडा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन कर दिया। इस मौके पर आजाद ने कहा कि चंबा और नाहन के अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज में तब्दील किया जाएगा, जिसके लिए करीब 190 करोड़ रुपए की राशि को स्वीकृत कर लिया गया है। शिलान्यास करने मंडी पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री ने यूपीए सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि सरकार के इस 4 साल के कार्यकाल के में एनआरएचएम के चलते स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति आई है। इस मौके पर उन्होंने आईजीएमसी शिमला में भी सुपर स्पेशलिटी सेवाएं शुरू करने की घोषणा की है। इसके साथ ही उन्होंने मंडी में कैंसर अस्पताल खोलने की भी घोषणा की। इसलिए मैंने पिछले साल कैबिनेट में एक प्रपोजल दिया और मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत आभारी हूं। उन्होंने उस मेरे प्रपोजल को पास किया। हमने 50-55 मेडिकल कॉलेज अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट करने के लिए हमारे मंत्रालय से मदद करने के लिए सेलेक्ट किया। उन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस को
एम्स की तरह बनाएं और उसमें 200-250 बेड का सुपर स्पेशलिटी डाल दें तो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट बन गया। और खुशी है कि आज हम उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं, तो वो भी एम्स जैसा बन जाएगा, क्योंकि मेडिकल कॉलेज पहले ही है, बिल्डिंग है, हॉस्पिटल है। अब हमने उसमें 200-250 सुपर स्पेशलिटी डाले, और सुपर स्पेशलिटी वो तमाम होंगे, कार्डियोलॉजी की होंगी, न्यूरोलॉजी की होंगे, ऑन्कोलॉजी की होंगे, जो कैंसर की क्या इलाज होगा, दिल का इलाज होगा, जो तमाम चीज़ों के लिए जिन्हें के लिए दिल्ली जाना पड़ता था, उसके लिए अब दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश भर से ज्यादा युवाओं को अपने साथ जोड़ने के लिए कई कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है। हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष सुनील ठाकुर का कहना है कि नरेंद्र मोदी को देश का अगला प्रधानमंत्री बनाने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा ज्यादा से ज्यादा युवाओं को अपने साथ जोड़ेगा। सुनील ठाकुर ने कहा कि इसको लेकर मोर्चा ने रणनीति तैयार की है और कॉलेज कैंपस एम्बेसडर कार्यक्रम के पहले चरण में करीब 5000 युवाओं को भारतीय जनता युवा मोर्चा ने अपने साथ जोड़ने में सफलता भी हासिल की है। उन्होंने कहा कि अगले चरण में ये आंकड़ा कई प्रतिशत बढ़ने की संभावना है। भारतीय जनता युवा मोर्चा का आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अभी हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है वो BJYM कैंपस एम्बेसडर पूरे देश के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग ठाकुर जी के नेतृत्व में कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर और विश्वविद्यालयों के अंदर जो पढ़े लिखे युवा हैं वो इस देश की राजनीति के बारे में और 2014 में इस देश का प्रधानमंत्री कौन बने और उससे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं युवाओं को, मेरे सपनों का भारत, नई सोच नई राजनीति, ये हमारा प्रोग्राम है जिसमें हम हर कैंपस में जा रहे हैं और वहाँ कैंपस एम्बेसडर जो हमारे मतलब मोदी जी का समर्थन करते हैं जो छात्र, उन्हें हम अपना कैंपस एम्बेसडर अपॉइंट कर रहे हैं हर कैंपस के अंदर। पिछले वीक ही हमारा ये कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश में हमने लॉन्च किया जिसमें 5000 से अधिक युवा अभी इसमें जुड़ चुके हैं। और अब बात करते हैं मौसम की। एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में सफेद आफत का कहर बरपा गया है। पिछले 24 घंटों से हो रही लगातार बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी ने पारा फिर से माइनस में ला दिया है और सुबह से मनाली शहर में बर्फबारी जारी है। सैलानी बेशक ताजा बर्फबारी से खुश नजर आ रहे हैं, मगर स्थानीय लोगों के लिए बर्फबारी आफत बनती जा रही है। कुल्लू जिले में ही सैकड़ों सड़कें बंद हो चुकी हैं। पहाड़ों पर पिछले 24 घंटों से लगातार बर्फबारी हो रही है। मनाली के सोलांग नाला में पिछले 24 घंटों में 3 फुट तक ताजा बर्फबारी हुई है, जबकि शहर में सुबह से 1 फुट बर्फबारी हो चुकी है। रोहतांग पास और जलोडी पास में भी 4 फुट तक ताजा बर्फबारी हुई है, जबकि लाहौल स्पीति में पिछले 2 दिनों से लगातार बर्फबारी जारी है। जहां लाहौल स्पीति पिछले 3 महीनों से देश और दुनिया से कटा हुआ है और वहां पहुंचने का एकमात्र जरिया हेलीकॉप्टर ही है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से खराब मौसम की वजह से एक भी उड़ान नहीं हो पाई है, जिससे घाटी में जरूरी सामान की भारी किल्लत हो रही है। साथ ही बीमार लोगों को भी लाहौल घाटी से नहीं निकाला जा सकता। दूसरी ओर सैलानियों के लिए बर्फबारी होना एक अनोखा अनुभव है। सैलानी बर्फबारी का भरपूर आनंद ले रहे हैं। साथ ही फसलों के लिए भी बर्फबारी अच्छी मानी जा रही है, क्योंकि इससे जमीन में लगातार नमी बनी रहती है और सेब के पेड़ों को बीमारियां नहीं लगती। लेकिन स्थानीय सड़कें इस बर्फबारी से बंद हो चुकी हैं। स्थानीय लोगों को अगले कई दिन पैदल ही सफर करना होगा। साथ ही पानी की पाइपें जमने से पानी की सप्लाई भी बंद है, तो कई गांव बिजली की तारें टूटने से अंधेरे में डूब गए हैं। सर बर्फबारी में तो बहुत मजा आ रहा है। इस बार बर्फ भी काफी मात्रा में गिरी है, जिससे कि इधर उधर की सारी सड़कें मतलब बंद हो गई है। जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो चुका है। बाकी यहाँ पे जो ट्रैफिक है वो भी जाम हो चुका है। बाकी आने जाने में दिक्कत आ रही है, लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। यहाँ का मौसम ही ऐसा है मनाली का, जिस कारण मतलब यहाँ पे लोग इतने दूर दूर से बर्फ़ देखने आते हैं, तो उसकी वजह से बर्फ़ का आनंद भी होना चाहिए। हिमाचल का ही हूँ परंतु सोलंग नाला में पहली बार आया ज़िंदगी में। बहुत अच्छा लगा मेरे को सोलंग नाला। तो और क्या क्या किस तरह का एंजॉय किया आपने यहाँ पे?
बर्फ़ में खेलने का बहुत ही आनंद लिया। दोस्त आए थे दिल्ली से, बहुत एंजॉय हुआ इनके साथ, बहुत आनंद आया इनके साथ। मनाली शहर का पारा फिर से -2 डिग्री तक जा पहुंचा है, जबकि सोलांग का पारा -5 डिग्री तक गिरा है। लाहौल घाटी के केलांग का पारा भी -9 डिग्री तक गिरा है। मौसम विभाग की माने तो मौसम 2 से 3 दिन तक यूं ही बना रह सकता है। ऐसे में पारा और गिरने के साथ साथ लाहौल घाटी में बर्फीले तूफान का खतरा भी बढ़ गया है। कुल्लू से जितेंद्र ठाकुर के साथ इंद्रजीत कौर, JN9 न्यूज। हिमाचल समाचारों में बस इतना ही, इजाजत दे, धन्यवाद। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे YouTube पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।